Bismillahirrahmanirrahim. So dear students, once again I welcome in another class of mathematics. तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. तो इसमें एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, वो क्या था प्रॉपर्टी? एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का हमने पढ़ के आया था. इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट इज वैल्यू इज 0. तो आज हम और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का, सेकंड प्रॉपर्टी. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का. द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. इसका मतलब हुआ, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट के अगर आप एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, बदल देंगे, तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए सिंपल सा उठाएंगे. 2, 5, 3, 6. ठीक, तो इसका वैल्यू क्या आना था? इसका वैल्यू आना था 12 माइनस 15 विच इज इक्वल टू -3. ठीक, तो ये प्रॉपर्टी कहता है अगर आप इस डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, रोज और कॉलम्स को बदल देंगे. तो चलो हम बदल देंगे. ए डैश इज इक्वल टू नाम रखेंगे इसका फर्स्ट कॉलम जो है वो 2, 3 है, हम इसको फर्स्ट रो बना के देंगे. और सेकंड कॉलम जो है वो 5, 6 है, तो हम इसको सेकंड रो बना के देंगे. तो ये हो गया इंटरचेंज. रोज जो है वो कॉलम में तब्दील हो गया, या कॉलम जो है वो रोज में तब्दील हो गया. अब हम इसका वैल्यू जानना चाहते हैं, तो आप देखते हैं अगेन 2, 6 आर 12 माइनस 5, 3 आर 15 विच इज अगेन इक्वल टू -3. तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी हमें काम में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक, उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged then sign of the determinant is changed. ये अच्छा प्रॉपर्टी है. ये कहता है, हमने अभी देखा था अगर हम सारे रोज और सारे कॉलम को चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है. लेकिन ये प्रॉपर्टी कहता है अगर आप सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड. उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा. साइन का मतलब अगर पहले वो आंसर पॉजिटिव दे रहा था तो चेंज करने के बाद वो नेगेटिव में आंसर देगा, अगर नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव में आंसर देगा. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. एक डिटर्मिनेंट है आपके पास 2, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 1, 6. चलो मान लेते हैं ये डिटर्मिनेंट है आपका. ठीक, तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू जो आना है वो किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा? 12 माइनस 3, उसके बाद -3 के साथ आएगा ये, और ये बंद करने के बाद 6 1 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6, और उसके बाद 5 के साथ आएगा 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4. तो ये वैल्यू देगा आपको 12 माइनस 3 9 2 ज़ा 18 660. तो ये वैनिश हो गया यहां से. 4 1 माइनस 3 माइनस 15. ठीक, तो आंसर तो दिया मुझे उसने 3. ठीक है, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कहता था कि अगर आप कोई 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो चलो ए डैश के तौर पर लिखते हैं इंटरचेंज करके, हम R1 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है, R3 को R1 बना के लिखेंगे और R2 वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ 2 को इंटरचेंज करना है. तो ये बन गया 2
3 5. नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. हमें पहले क्या आंसर दिया था इसने, +3. ये इंटरचेंज करने के बाद R1 और R3 को हम इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है, R1 और R3 को, ये सिंबल है चेंज करने का, इंटरचेंज करने का. तो विच इज इक्वल टू, अब क्या वैल्यू देता है 2 के साथ क्या आएगा, ये और ये क्लोज हो गया तो 5 2s are 10, 3 3s are 9, -1 के साथ आएगा 5 -6 और +6 के साथ आएगा 3 1s are 3, 2 2s are 4. ये आ गया आपका. ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 10 9 1 2 आ गया यहां से, -1 -1 +1 और यहां से 4 -1 -6 3 -6. देखिए आप, पहले क्या दिया था इसने, +3 आंसर दिया था. R1 और R3 को इंटरचेंज किया हमने तो नया डिटर्मिनेंट बन गया. इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया. तो यही तो प्रॉपर्टी कहता था कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रोज या किसी भी 2 कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू का जो डिटर्मिनेंट का जो है साइन, वो जो है वो चेंज हो जाएगा. तो पहले पॉजिटिव आया था, अब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया. तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट का, इसको ख्याल रखेंगे आप. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा हमने कितने प्रॉपर्टी पढ़े, 1 2 3. चलो और एक पढ़ेंगे. ये प्रॉपर्टी कहता है इफ सम और all elements of a determinant are expressed as 2 or more terms then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants. ये भी एक अच्छा प्रॉपर्टी है. कहते हैं अगर किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स जो है वो 2 या 2 से ज्यादा टर्म से मिलकर बने हुए हैं, 2 या 2 से ज्यादा टर्म से मिलकर बने हुए हैं, तो आप उस डिटर्मिनेंट को टुकड़े करके यानी अलग अलग करके 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं. इससे इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो एक डिटर्मिनेंट है आपके पास, हम सिंपल सा उठाएंगे 2 + 3, हम नंबर का ही उठाएंगे. तो 1 5, 3 + 4 2 6, 2 + 5 2 1. अब हम देखते हैं यहां पर कि इस डिटर्मिनेंट का जो C1 जो है वो 2 टर्म से मिलकर बने हुए हैं या 2 डिफरेंट नंबर से मिलकर बने हुए हैं. आप इसको सिंगल नंबर में भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने इसको जानबूझ के टुकड़े करके लिखे. यहां पर 5 की जगह पर लिखा 2 + 3, यहां पर 7 की जगह पर लिखा 3 + 4, यहां पर 7 की जगह पर लिखा हमने 2 + 5. तो जो वैल्यू देगा ये, तो हम देखते हैं ये 3 2 5 7 7 1 2 2 5 6 1 5 6 1, ये डिटर्मिनेंट है एक्चुअल में. तो इसका जो वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपको 5 टाइम्स 2 - 12 -1 टाइम्स 7 - 42 +5 टाइम्स 14 - 14. तो ये जो आंसर देगा आपको
ये तो वैनिश हो गया, ठीक। तो 12 to 10, 10 5 are 50, 12 2 10, 50, ये -1 था यहां पर। 42 - 7 35, -35 -1 +35, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू जो मुझे आ गया वो आ गया -15 आ गया, -15। अब हमने अपने मेरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स 2 या 2 से ज्यादा टर्म से मिलकर बने हैं तो आप इसको अलग अलग करके 2 या 2 से ज्यादा डिटर्मिनेंट बनाकर भी कर सकते हैं। तो जरा देखेंगे क्या ये वैल्यू सेम देता है कि नहीं देता है। अगर वैल्यू सेम दिया, -15 आंसर दिया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। फिर तो हम इसको 2 अलग डिटर्मिनेंट बनाकर लिखेंगे, 2 3 2, 2 3 2, 1 2 2 एंड 5 6 1, 5 6 1, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट जो है वो है 3 4 5, 1 2 2 और 5 6 1, 5 6 1। तो -15 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी सही है, क्योंकि हमने इसको पहले करके वैल्यू निकाल के रखा है -15। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 2 के साथ आएगा 2 - 12, -1 के साथ आएगा 3 - 12, और उसके बाद +5 के साथ आएगा 6 - 4, प्लस अब दूसरा डिटर्मिनेंट भी तो करना है। 3 के साथ आएगा 2 - 12, -1 के साथ आएगा 4 - 30, +5 के साथ आएगा 8 - 10, ठीक है। तो विच इज फर्दर इक्वल टू 12 2 10 हो गए, -20 आ गया यहां से, 12 3 9 हो गया, तो यहां पर +9 आ गया, यहां पर 6 4 2 हो गया और +10 आ गया, यहां पर हो गया -10 -30, यहां पर आ गया -26 तो +26, यहां पर आ गया -2 -10, ठीक है। तो ये गया यहां से। तो 26 + 9, 26 + 9 35, -30 50, which is equal to -15, ओके। तो जब हमने उस डिटर्मिनेंट को सिंगल मान के वैल्यू निकाला था तो वहां पर -15 आया था। 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके भी हमने जब आंसर देखा तो वो भी -15 आ गया। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी काम करता है, सही है। तो प्रॉपर्टी क्या था? अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई सम और ऑल एलिमेंट्स, या तो सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट जो है 2 या 2 से ज्यादा टर्म से मिलकर बने हुए हैं, तो आप उन टर्म के हिसाब से आप उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसके वैल्यू पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था एक प्रॉपर्टी। तो और एक प्रॉपर्टी अभी इसमें और है, तो वो प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें, हाँ, ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी हम कहां पर पहुंचे थे? प्रॉपर्टी नंबर 6। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ टू ईच एलिमेंट of any row oblique column of a determinant
the equi multiples of corresponding elements of rows or columns are added. The value of the determinant remains the same. The value of the determinant remains the same. ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहता है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट का, किसी एक के साथ नहीं, यहां पर पहला रो है, इसके पहले एलिमेंट को ही कुछ करेंगे ना। अगर आपने पहले रो को उठाया है तो इसके हर एक एलिमेंट को क्या कहता है, of a determinant the equi multiples of corresponding elements of any row or columns are added. अगर कोई और एक रो या और एक कॉलम के एलिमेंट्स को अगर आप ऐड कर देंगे, फिलहाल इतना याद रखिए आप, किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट को अगर आप ऐड कर देंगे, या इसके अलावा दूसरा जो रो आपने या दूसरा कॉलम जो है उसके एलिमेंट को किसी नंबर से ज़रब मल्टीप्लाई करने के बाद, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐड करेंगे, तब इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वैल्यू जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको ख्याल रखेंगे। आप इस तरह अगर नहीं समझेंगे तो हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कह क्या रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 1 1 3 1। चलो ये आ गया, ठीक है। तो ये कहता है अगर आप इस डिटर्मिनेंट के, ये प्रॉपर्टी कहता है, चलो आपने R1 कंसीडर किया, तो कहते हैं अगर आप R1 को किसी और एक रो के साथ ऐड करके एक नया डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो फिलहाल इस तरह कहते हैं, चलो हम R1 और R2 को ऐड करके लिखना चाहते हैं, तो 1 + 3 4, 2 + 2 4, 1 + 1 2, तो ये हो गया 3 2 1 3 2 1, और ये 1 3 1 1 3 1, तो एक नया डिटर्मिनेंट वजूद में आता है। तो ये प्रॉपर्टी कहता है इस डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। इवन इसके अलावा ये इस प्रॉपर्टी में ये बात भी दोहराता है कि अगर आप इस डिटर्मिनेंट के किसी और रो या कॉलम को अगर आप किसी नंबर से ज़रब करने के बाद भी ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी, चलो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऐड करेंगे R1 के साथ, 2 3 6 6 + 1 7, 2 2 इक्वी मल्टीपल, 2 2 4 4 + 2 6, 2 1 2 2 + 1 3, एक नया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ गया, 3 2 1 3 2 1 एंड 1 3 1 1 3 1। तो इन तीनों डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो है वो सेम आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें क्या किया हमने, किसी भी रो को दूसरे रो के साथ ऐड करके एक नया रो बनाया, ठीक है। आपका R1 को हमने R2 के साथ ऐड किया तो R1 आपका चेंज हो गया, यहां पर एक नया डिटर्मिनेंट वजूद में आया, लेकिन इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे में हमने यहां पर क्या किया, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर R1 के साथ ऐड किया, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। ये प्रॉपर्टी कहता है कि इन तीनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा।
तो चेक करना चाहेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। ये बात जो इस प्रॉपर्टी में कही गई है क्या ये सही है। तो हम तीनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के देखेंगे कि क्या ये बराबर आता है कि नहीं आता है। पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 1 के साथ। इसमें कोई दो रो सेम तो मत है, हम डायरेक्टली जितना वो नहीं है, ठीक है। 1 के साथ क्या आएगा 2 - 3, फिर -2 के साथ 3 - 1, 3 - 1, उसके बाद +1 के साथ 9 - 2। ये इसका वैल्यू हो गया। चलो इसका नाम A रखेंगे, इसका नाम A' रखेंगे, इसका नाम A" रखेंगे। ये A' का वैल्यू आ गया। ये A" का देखेंगे क्या आता है A सिंगल' का। ये A का वैल्यू और ये A' का। A' ये है आपके पास। R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे 2 - 3, फिर -4 के साथ आएगा 3 - 1, फिर +2 के साथ आएगा 9 - 2। उसके बाद A" जो तीसरा हमने निकाला था इसका वैल्यू देखेंगे तो ये 7 के साथ क्या आएगा 2 - 3, -6 के साथ आएगा 3 - 1 और +3 के साथ आएगा 9 - 2। ठीक है, 9 - 2। अब ये प्रॉपर्टी कह रहा था ये तीनों वैल्यू जो है वो सेम आएंगे। तो यहां पर आ गया 2 - 3 - 1 -1, 3 2 - 4, 9 2 - 7, ये आ गया। इसका वैल्यू -4 2 4 = 8, -8, 9 2 7, 7 2 = 14, ये आ गया। और तीसरे का वैल्यू जो हो गया -7, 2 6 = 12, 7 3 = 21, 7 3 = 21। तो ये हो गया यहां पर 7 4 11, 11 था 1 12 हो गया। -12 आंसर देता है ये। यहां से किसी जगह हमसे गलती हो गई, माइनस माइनस प्लस, 8 4 12, यहां तो +2 आंसर दिया है इसने। 12 7 19, कहां गलती किया हमने? बारह 7 19, ये भी +2 आंसर देता है। किसी जगह हमने कहीं पर 12 7 19, ये 2 आंसर दिया, ये 2 आंसर दिया। यहां कहीं गलती हो गया हमसे। -1 -4, यहां गलती किया हमने। 9 2 7 1 = 7, 4 1 5, और ये आ गया 2। यहां पर हमसे गलती हुआ था, +7 -7 लिखा था वहां पर। तो आप देखते हैं तीनों केस में यहां भी आंसर +2 आएगा, यहां भी +2 आ गया, यहां भी +2 आ गया। इवन की ये तीनों डिटर्मिनेंट जो है वो अलग अलग डिटर्मिनेंट थे। यहां पर पहला रो 1 2 1 था, बाकी R2 और R3 तो सेम था। यहां पर 4 4 2 था, यहां पर 7 6 3 था। लेकिन ये किसी रूल के तहत लाया था हमने, इस प्रॉपर्टी के तहत लाया था, इसलिए इन तीनों का वैल्यू जो है वो सेम रहा। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स के, जिनको अगर आप ख्याल रखेंगे तो मुझे नहीं लगता जो डिटर्मिनेंट के जो एक्सरसाइज है वो किसी कोई मुश्किल पैदा करेगा आपको।
इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वहां पर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक एक्सरसाइज है वहाँ। एक्सरसाइज जो दूसरा एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां से एक क्वेश्चन को तो आना है किसी भी सूरत में, और वो भी 5 या 6 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम्स में। तो बहुत हेल्प करेगा ये जो प्रॉपर्टीज अभी आपने पढ़े उस एक्सरसाइज को करने में। तो आप ख्याल रखिएगा इन 5 या 6 प्रॉपर्टीज का। तो यहां पर हम अपना क्लास जो है वो खत्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है आपके बुक में वो उठा के इस चैप्टर को हम यहां पर खत्म करेंगे। तो आपने टाइम दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।